हम आपसे एक सवाल पूछें कि फंड ए बी सी 3 फंड हैं और फंड ए का 5 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न 34.65 है, फंड बी का 5 ईयर रोलिंग रिटर्न 16.72 है और फंड सी का एनुअल रिटर्न 56.20 है। और इन 3 फंड में से यदि एक फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना हो तो आप किस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे? हालांकि क्वांटिटेटिव वैल्यू के हिसाब से लगता है कि 56.20 सबसे अधिक रिटर्न है, तो शायद कुछ हमारे व्यूअर्स बोले, हमारे इन्वेस्टर्स सोचें कि फंड सी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हालांकि जब इन तीनों रिटर्न्स को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे। और जनाब, ये तीनों 3 फंड नहीं है, बल्कि ये सारे रिटर्न एक ही फंड का है। अब वो फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। फ्रेंड्स, आगे चर्चा करने के पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को हमने रेंडमली सिलेक्ट किया है। मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूं, इसलिए आप ये ना समझें कि ये हमने इस फंड को सिलेक्ट करके हमने इस फंड को रिकमेंड किया है। एस्टोन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जो चीजें अच्छी लगी हो वो भी बताएं, जो चीजें अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बताएं। कमेंट करने से एक फायदा ये होता है कि हमें ये मालूम होता है कि जिस वीडियो पर हमने अब इतनी मेहनत की है उस वीडियो के द्वारा क्या मैं अपने व्यूअर्स को जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूं या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट सेक्शन में आप न्यू सब्सक्राइबर लिखें, जिससे हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी कि एक कॉमन इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल आएगा कि इन तीनों रिटर्न में से कौन सा ट्रू रिटर्न है जिसके बेसिस पे हम फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से। आज हम इसी की चर्चा करेंगे और इस चर्चा के क्रम में ये हम बताना चाहेंगे कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनको फाइनेंशियल रिटर्न्स के डायनेमिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, उसमें उलझना नहीं चाहते हैं या उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे पर्सनल फाइनेंस की बेसिक कंसेप्ट। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न और एनुअल रिटर्न की बातें हैं, तो ये 3 टाइप के रिटर्न की चर्चा करेंगे और इन तीनों रिटर्न में देखेंगे कि क्या इसमें फायदे, क्या प्रॉस है, क्या कौन से, किस परिस्थिति में कौन सा रिटर्न को हम यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्टलिस्टिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न जैसे बात से समझ में आता है कि ये कैलेंडर ईयर के रिटर्न देखता है। इसका मतलब यदि बात 2023 एनुअल रिटर्न की बातें करूं तो 2023 वर्ष का एनुअल रिटर्न 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का जो भी रिटर्न होगा उस रिटर्न को एनुअल रिटर्न कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एंड एनएवी माइनस स्टार्ट एनएवी अपॉन स्टार्ट एनएवी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब यदि हम 2024 के एनुअल रिटर्न की बातें करें, हालांकि 2024 का भी 31 दिसंबर 2024 नहीं आया हुआ है, लेकिन हमने आपको समझाने के पर्पज से हमने 2024 का एनुअल रिटर्न कैलकुलेट किया है। ये 1 जनवरी 2024 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक के जो ग्रोथ हुआ है उसके एनुअल रिटर्न के बारे में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हालांकि ये एनुअल पूरा नहीं हुआ है, अभी 5-6-7 दिन और बचे हुए हैं, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से हमने लिया हुआ है। और यदि इस हिसाब से 2024 का एनुअल रिटर्न की यदि बातें करें तो 23 दिसंबर 2024 को इसकी एनएवी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की एनएवी 125 रुपये 84 पैसे थी, जबकि 1 जनवरी 2024 को इसकी एनएवी 80.56 रुपीज थी। इसको डिवाइड कर दिया है 80.56 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, इट कम्स टू 56.20। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का 1 जनवरी 2024 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक का जो रिटर्न है, एनुअल रिटर्न, हालांकि कहना बहुत सही नहीं, लेकिन समझाने के पर्पज से भी कहूँ कि एनुअल रिटर्न है तो ये 56.20% है। और ये लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। पिछले 12 महीनों में या पौने 12 महीनों में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन जनाब, क्या ये क्राइटेरिया है कि एनुअल रिटर्न के बेसिस पर फंड को हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? तो ये जानने के लिए हमें इसके प्रॉस एंड कॉन्स पे बातें
करनी पड़ेगी। या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इस एनुअल रिटर्न के बेसिस पे यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फायदे की। आपने देखा कि कैलकुलेशन पर्पज से कुछ नहीं करना है, आपको दो पीरियड के बीच के एनएवी का डिफरेंस निकालना है और जो इनिशियल एनएवी होगी उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वो फिगर होगा एनुअल रिटर्न। सो हम कह सकते हैं ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, बहुत आसान है। दूसरा फायदा क्या है कि ये रिटर्न यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहला हो क्या हुआ है, सिंपल टू कैलकुलेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं और इस रिटर्न को कई वर्षों का रिटर्न एक साथ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि पिछले 5-6 साल के एनुअल रिटर्न की बातें करें तो हम देख सकते हैं कि 2018 का एनुअल रिटर्न, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का अभी तक का कितना है वो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें इसमें क्या है कि ये इंडिविजुअली कोई पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का ही रिटर्न देख सकते हैं। यदि आप एनुअल रिटर्न के बेसिस पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आएगा। फॉर एग्जांपल यदि किसी ने कोविड पीरियड में किसी पर्टिकुलर फंड का रिटर्न देखा तो देखा होगा कि वो नेगेटिव रिटर्न, मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिव रिटर्न ही रहा होगा। तो यदि ये सोच के कि 2020 में इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है तो ये बहुत खराब फंड है, तो इस बेसिस पे यदि हम डिसीजन लेंगे तो ये डिसीजन गलत साबित होगा। दूसरा दिक्कतें क्या है कि चूंकि ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, मींस 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के बीच का, फिर अगले साल 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के बीच का, तो इसमें कंपाउंडिंग ये इफेक्ट नहीं आता है। तो दो चीजें हुई, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं आता है और इस बेसिस पे यदि डिफरेंट एनुअल रिटर्न के बेसिस पे यदि कुछ डिसीजन लेंगे तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको। और तीसरा, ये चूंकि एनुअल रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट बता रहा है इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये रिटर्न सुटेबल नहीं है। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए एनुअल रिटर्न आप नहीं देख सकते, इसके बेसिस पर निर्णय नहीं ले सकते। क्योंकि हमने कंपाउंडिंग की बातें की तो हो सकता है कंपाउंडिंग का मतलब आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो। इसका एक एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कंपाउंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस where the value of an investment grows over time due to the reinvestment of earnings such as interest, dividends, capital gains, और सिंपल टर्म में कह सकते हैं अर्निंग ऑन अर्निंग, या हम बोलचाल की भाषा में इसको ब्याज पे ब्याज कहते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 10% का इस इन्वेस्टमेंट में आपका एनुअल रिटर्न है। तो यदि आपने 3 साल का रिटर्न किया, यदि आपने 3 वर्षों के लिए इसको इन्वेस्टमेंट किया तो हमें लगता है कि 10% एक साल का तो 3 वर्षों का 30% हो जाएगा और 100 रुपए का 30%, 30 रुपीज। इसका मतलब कि 3 वर्षों के बाद ये 130 रुपए हो जाएंगे। जनाब इसमें हमने सिंपल रिटर्न निकाल लिया, आपने कुछ कंपाउंड नहीं किया। कंपाउंड का मतलब चूंकि 10% आपका एनुअल रिटर्न है, कंपाउंडिंग है, तो 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो एक साल के बाद ये 110 रुपए होंगे। फिर नेक्स्ट ईयर मीन सेकेंड ईयर के इनिशियल से 110 रुपए पर 10% और होगा तो ये 121 रुपए हो जाएंगे। और फिर थर्ड ईयर के इनिशियल से लास्ट तक यदि आप 10% इस पर और करेंगे तो ये 133 रुपए 10 पैसे हो जाएंगे। जबकि सिंपल टर्म में, सिंपल इंटरेस्ट में हमने कहा था कि 100 रुपए का 130 रुपए हो जाएगा, लेकिन चूंकि एनुअल कंपाउंडिंग है इसलिए यहाँ 130 रुपए के बदले 133 रुपए 10 पैसे हो जाएंगे। अब चूंकि एनुअल रिटर्न में कंपाउंडिंग इफेक्ट की चर्चा नहीं होती है, इसके लिए दूसरा रिटर्न पैरामीटर है जिसको हम ट्रेलिंग रिटर्न या CAGR कहते हैं। CAGR मींस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हालांकि ट्रेलिंग रिटर्न और CAGR में दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन समझाने के पर्पज से यहाँ आप ये मान के चलें कि दोनों एक ही तरह का रिटर्न है। और CAGR में हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है, जैसे नाम से पता चलता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एक साल का रिटर्न के बाद फिर कंपाउंडिंग इंपैक्ट आता है, फिर 2 साल के बाद फिर उतना रिटर्न पे कंपाउंडिंग होती है, फिर इस तरह से फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस ये कंपाउंडिंग होते रहती है। तो ट्रेलिंग रिटर्न या CAGR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इट इज करंट NAV अपॉन स्टार्टिंग NAV टू द पावर 1 अपॉन n-1। n इज द पीरियड, मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 8 साल, जितने पीरियड का CAGR निकालना है तो डिवाइड करते हैं उससे, अब -1 कर देते हैं। और यदि इसको कैलकुलेट कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों का यदि CAGR निकालना हो तो 5 साल पहले यानी 14 दिसंबर
2019 को जो इनका एनएवी था ये 60.12 था और आज के दिन में ये 125.84 है। तो 125.84 अपॉन 60.12 टू दी पावर 1/5 जो कि 5 वर्षों का है -1, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू 34.65%। इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल का पिछले 5 वर्षों का CAGR 34.65 है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आता है, सो ट्रेलिंग रिटर्न में जो कमियां थी वो इसमें पूरी हो पा रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जनाब, ये केवल पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। जैसे हमने ये 34.65% 5 वर्षों का निकाला, मतलब 24 दिसंबर 2019 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक का। हो सकता है कि 26 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2019 से यदि 25 दिसंबर 2023 तक का निकालें, शायद वो CAGR कुछ और हो। तो चूंकि ये पॉइंट टू पॉइंट दिखाता है तो हमको ये पता नहीं चलता है कि इस बीच में इस फंड में क्या वोलाटिलिटी थी। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए A और B दो फंड हैं और दोनों का CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न 5 इयर्स का 12% है। यानी यदि 1 लाख रुपए 5 साल पहले जमा किए होते तो आज के दिन में ये करीब 1,76,000 के आसपास हो जाता। अब उदाहरण के तौर पे माने कि यदि फंड ए है, इनका पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो इस तरह से जा रहा है, और कोई फंड बी है जो पिछले 5 वर्षों का रिटर्न जो है ये बीच में कई वोलाटिलिटी हुई और लास्ट में ये 5 वर्षों के बाद दोनों का CAGR बराबर। तो हम देखते हैं कि ये जो फंड है ये कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, ना अधिक वोलाटिलिटी कम है। लेकिन दूसरा फंड जो बी है उसमें हमने देखा कि कभी नीचे गया, कभी काफी ऊंचा गया, और लास्ट में आफ्टर 5 ईयर्स हम देखते हैं, यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है कि दोनों का CAGR एक ही है। तो जनाब ये हम कह सकते हैं कि दो फंड या केवल CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न देख के हम उस फंड्स की वोलाटिलिटी को जज नहीं कर सकते। इसके लिए एक तीसरा रिटर्न है जिसको हम रोलिंग रिटर्न कहते हैं, और रोलिंग रिटर्न को यदि सिंपल शब्दों में डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न इज लाइक ए डेली SIP फॉर ए सर्टेन इंटरवल देन टेकिंग एन एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ रिटर्न। इसका मतलब यदि इसको एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करूं, यदि मैं पूछूं कि किसी पर्टिकुलर फंड का लास्ट 10 ईयर्स का 5 ईयर रोलिंग रिटर्न क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स मीन्स दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक का पीरियड जो होगा वो 10 ईयर्स का होगा। और कहते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न। इसका मतलब पहली जो SIP स्टार्ट होगी वो 24 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होगी, जो चलेगी 23 दिसंबर 2019 तक। दूसरी SIP चलेगी 25 दिसंबर 2014 से 24 दिसंबर 2019 तक। तीसरी चलेगी 26 दिसंबर 2014 से लेकर 25 दिसंबर 2019 तक। और आखिरी, और इसी क्रम में डेली आगे बढ़ते रहेगा, आखिरी SIP जो होगी वो 24 दिसंबर 2019 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक होगी। और ये पूरे 24 दिसंबर से जब 2024 से शुरू होगी और खत्म होगी 24 दिसंबर 2019 को, तो इस पूरे पीरियड में जो टोटल SIPs होंगी वो होंगी 1827। और इस 1827 SIP का यदि एवरेज रिटर्न हम देखते हैं तो इट कम्स टू 16.72%, जिसको कि हम कहेंगे कि इस पार्टिकुलर फंड का, जिस फंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस फंड का यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का 16.72% रोलिंग रिटर्न है। इसको और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमने दो फंड, एक तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, दूसरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को हम एग्जाम्पल में लिया हुआ है आपको समझाने के लिए इन तीनों रिटर्न पैरामीटर के बेसिस पे। और इसमें हम देखते हैं यदि हम मोतीलाल ओसवाल की बातें करें 5 ईयर CAGR की, इसकी CAGR 34.65% है, जबकि HDFC मिड कैप का इट इज 29.95। और इससे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल बेहतर फंड है 5 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे। एनुअल रिटर्न के बेसिस पे, हालांकि एनुअल रिटर्न कहना बहुत सही नहीं है, बिकॉज कि हमने ये डेटा जो लिया हुआ है ये 1 जनवरी 2024 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक का लिया हुआ है, जबकि होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक का। फिर भी आपको समझाने के पर्पज से इसका एनुअल रिटर्न जो है मोतीलाल ओसवाल का ये 55.85% है और HDFC का 28.2% है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का जो एनुअल रिटर्न है वो HDFC की तुलना में काफी अधिक है, ऑलमोस्ट दोगुना है।
हालांकि 5 ईयर के CAGR में 2 गुना नहीं लेकिन 1.5 गुना तो यहाँ है। लेकिन यदि 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स के पीरियड में यदि मोतीलाल ओसवाल का देखूं तो ये 16.72% है और वही HDFC का 16.30% है। जनाब अब यहाँ सोचने वाली बातें हैं कि हमने 5 ईयर CAGR और एनुअल रिटर्न में देखा कि मोतीलाल ओसवाल और HDFC में काफी का डिफरेंस, और हमें इन दोनों के बेसिस पे यदि फंड को सिलेक्ट करना है तो बिना कोई डाउट्स के हम मोतीलाल ओसवाल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि रोलिंग रिटर्न में आएंगे तब हमें लगेगा, हालांकि 16.72% ये अभी भी HDFC से अधिक है, लेकिन ये स्लाइटली अधिक है, जबकि CAGR और एनुअल रिटर्न में काफी अधिक थी। इससे ये समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मोतीलाल ओसवाल बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक हमें इन्वेस्ट करना है जो कि सामान्य तौर पर हम म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल और HDFC में कोई विशेष फर्क नहीं दिख रहा है। अब एक पैरामीटर और, 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न और लास्ट 10 ईयर में, चूंकि यहाँ डेली SIP देखी थी आपने 1827 थी, तो उसमें जो मिनिमम रिटर्न 1827 में हुआ है वो मोतीलाल ओसवाल का -027% भी आया हुआ है जनाब, जबकि HDFC का निगेटिव रिटर्न नहीं है, ये 0.79, ये जस्ट पॉजिटिव रिटर्न है। और यहाँ हम देखते हैं कि HDFC बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल देने का पर्पस है, निर्णय आप खुद लें कि मोतीलाल ओसवाल बेहतर है, HDFC बेहतर है, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि यदि आप CAGR और एनुअल रिटर्न के बेसिस पर ही फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपसे गलती होने की पूरी संभावना है। इसलिए बेहतर है आप कि रोलिंग रिटर्न भी देखें, उसका एवरेज देखें, उसका मिनिमम देखें, उसका मैक्सिमम देखें, और इन सबको एज ए होल, ऑल रिटर्न्स एज ए होल एक साथ रखें, इन टोटलिटी देखें और उसके बाद फंड को सिलेक्ट करें। थैंक यू।